गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लाया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैरिज एज के बारे में, वीमेन की, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार के मूव को अपोज किया है, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम लोग मैरिज एज को 18 साल से 21 साल कर देंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे, हालांकि रिपीटेड टॉपिक है, पहले इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। फिर रहने वाला है ब्रिक्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग जो है वो इस समय न्यू दिल्ली में चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पेंगोंग सो को लेकर बात करेंगे, क्योंकि चाइना अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है और चाइना पेंगोंग सो लेके ऊपर सेकंड ब्रिज बना रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पहला ब्रिज वो ऑलरेडी बना चुका है। लीक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में, महाराष्ट्र में जो चल रहा है मुद्दा काफी समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रिपीटेड सा टॉपिक है, इसलिए ज्यादा समय इसको हम लोग नहीं देंगे। जीएसटी काउंसिल और फेडरलिज्म, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जज आया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अबाउट जीएसटी। क्या वो जजमेंट है, कैसे वो स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप को चेंज कर सकता है, उसके बारे में पूरा बात करेंगे अबाउट जीएसटी। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात करेंगे, आज का एडिटोरियल सेक्शन है। और बात करने वाले, एक्चुअली एडिटोरियल नहीं है, आज एक्सप्लेन्ड सेक्शन है ये, जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में आता है ना हमारे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व को लेके एक एडिटोरियल सेक्शन भी है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि फ्रंट पेज पे भैया आज क्या हंगामा हो रहा है। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वही है सुप्रीम कोर्ट वाली, जिसको हम लोग अलग से देखने वाले हैं। सिद्धू को 1 साल की सजा मिली है, क्योंकि इन्होंने कई साल पहले 1987 कुछ में जो है कुछ इनका झगड़ा हुआ था किसी पर्सन के साथ, और वो बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो इतने सालों से वो केस चल रहा था, तो इनको 1 साल की सजा मिली है। एनीवेज, यासिन मलिक कन्विक्ट फॉर द टेरर फंडिंग। यासिन मलिक के बारे में आपको सबको अच्छे से पता होगा। एक्चुअली जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली कई सारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से यासिन मलिक भी एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं, और इनके ऊपर जो अभी केस वगैरह चल रहा था, तो जिनको जो है उनको सजा सुनाई गई है एनआईए कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट टू हियर ज्ञानवापी केस टुडे। तो ज्ञानवापी केस में जो चल रहा है इशू आप सबको पता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी कार्रवाई करने वाले हैं। देखना रहेगा क्या रहेगा पूरा मामला ये। यहाँ पे एक बार न्यूज और देख सकते हो, पैकिंग अ पंच। तो भैया हमारी इंडियन बॉक्सर निखत जरीन जी, इनको मिला है गोल्ड मेडल 52 केजी कैटेगरी के अंदर मिला है, और इन्होंने जिसको हराया है ना 5-0 से हराया है, मतलब कोई चांस छोड़ा ही नहीं। और वो भी बहुत जानी मानी बॉक्सर थी, थाईलैंड की थी, जो टामस उनका नाम था। और वर्ल्ड वीमेन चैंपियनशिप ये जीत गई हैं इस्तांबुल के अंदर जो हो रही थी। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने यहाँ पे याद रख सकते हो, और ये एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है हमारे लिए। उससे पहले भी इंडिया की कई सारी ऐसी बॉक्सर्स रही हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती हैं, जैसे मैरी कॉम जो है 1 2 3 4 6 बार जीती हैं भैया वर्ल्ड चैंपियनशिप। सरिता देवी जो है 2006 में विनर हुई थी, जेनी आरएल 2006 में विनर हुई थी, और लेखा केसी 2006 में विनर हुई थी। ये एक्चुअली सब अलग अलग वेट कैटेगरी के अंदर होता है, कोई 47 में, कोई 49 में, कोई 52 में, इसीलिए जो है इतने सारे नाम जो है वो एक ही ईयर में आप देख सकते हो। एनीवेज, तो एक और नाम उसमें जुड़ गया है, हमारी नई वर्ल्ड चैंपियन का आप लोग सभी तालियों के साथ स्वागत कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ क्लैपिंग वगैरह, हाय हेलो जो है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, जो लिखना आप लिख सकते हो, लेकिन इनको हम लोग सेलिब्रेट जरूर करेंगे आज, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा दिल्ली का जो 2 स्टेप राशन की डिलीवरी प्लान था, वो जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्रैश कर दिया। इसका मतलब ये है कि देखिए, मतलब जो स्कीम चलती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन दिया जाता है गरीबों को, तो केजरीवाल जी का कहना था कि हम लोग घर घर पे जाके लोगों को देंगे, लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन सेंटर ने इसका अपोज किया, क्योंकि देखिए वहां पे स्टेट ऐसा रहता है दिल्ली में, अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट तो बेसिकली नहीं है, अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको वो डिसीजन कहाँ भेजना पड़ता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना पड़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बिना बेसिकली यहाँ पे काम होता नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको जो है कई बार प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, वो सारा मामला अटक जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भैया आप घर घर डिलीवरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो घर घर डिलीवरी देने का जो प्रोविजन है ना, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अगेंस्ट में है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कहीं पर भी घर घर डिलीवरी करने का प्रावधान नहीं है, तो ये उसके अगेंस्ट में है। तो मामला चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही माना है कि यस, अगर आप घर घर डिलीवरी करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी द वायलेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो आप वो नहीं दे सकते। अगर भैया जिसको इस यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है कि आप उनको सीधा कैश ट्रांसफर कर दीजिए, है ना तो उनको लाइन में लगना पड़ेगा, ना ही आपको घर जाना पड़ेगा, आप उनको सीधा पैसा दीजिए, अब वो चाहे उससे आटा खरीदे, चाहे गेहूं खरीदे, चाहे चावल खरीदे, उनकी मर्जी है ना, ये भी सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है।
खैर आज देखते हैं पहले हम लोग क्या न्यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो कोई न्यूज़ ऐसा चाहिए नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपना करंट अफेयर का प्रोग्राम चला रखा है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है जो कि 2022 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो सकता है करंट अफेयर वाला। आप इसको जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अभी आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका समय तो चला गया है, काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो प्रीलिम्स के बाद जो सेकंड हम लोग फाउंडेशन कोर्स डालेंगे उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बारे में जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो करंट अफेयर का कोर्स आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। 2023 तक मेंस तक ये वैलिड रहेगा। 7900 इसका फीस है। हर सैटरडे आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह सब आपको मिलने वाली है। खैर आज कुछ खास नहीं हुआ था। अगर आपका किसी का बर्थडे वगैरह है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, हम लोग कल जाके आपको विश कर सकते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट सेज सेंटर स्टेट्स हैव इक्वल पावर टू मेक जीएसटी रिलेटेड लॉज। बहुत ही जबरदस्त चीज है। देखिए क्या कहता है पूरा मामला। भैया जब जीएसटी जो है हम लोगों ने पास किया था, तो जीएसटी के पास करने के बाद क्या हुआ था, सेंटर और स्टेट, है ना, इन दोनों के बहुत सारे टैक्सेस जो है वो इसके अंदर सबमर्ज हो गए थे और स्टेट्स ने अपनी बहुत सारी पावर को सरेंडर किया था, है ना। क्योंकि स्टेट के पास तो वैसे भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल पावर कम ही होती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही पावर थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था उसको बेसिकली, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे अल्कोहल वगैरह, है ना, वो जीएसटी का पार्ट नहीं है। बट एनीवेज, तो बात फिर ये हुई कि भैया हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना % टैक्स लगाना है। तो उसने कहा कि चलिए ठीक है, इसके लिए हम लोग आर्टिकल 279A के तहत हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी काउंसिल बनाया, है ना। तो जीएसटी क्या है आपको सबको पता है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या है, आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी काउंसिल बनाया गया है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और किसी के ऊपर टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, मॉडिफाई करना है, वो सारे डिसीजन जो हैं वो हमारे जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। बट जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेता है वो डिसीजन जो है बाइंडिंग नहीं होते। ये यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोविजन है। कानून के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी के जो बात करता है वो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो ऑर्डर नहीं होता है। तो इसकी गाइडलाइंस और इसके ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होते। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतनी ही पावर होती है कि वो किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी चीज को लेके अपने अलग से कानून बना सकता है। अभी तक जो चीजें चल रही थी वो ऐसी थी कि जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेते थे वो स्टेट्स को लगभग मान लेते थे, उसको मानना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो जीएसटी को माने या ना माने उनकी मर्जी है, वो किसी प्रोडक्ट को लेके अपना खुद का अलग से कानून बना सकता है। क्योंकि भैया इंडिया एक फेडरल कंट्री है और यहाँ पे स्टेट और सेंटर के पास फाइनेंशियली पावर बराबर होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ये भी एक आप तरह से लैंडमार्क जजमेंट समझ सकते हो। आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होंगे जो जीएसटी के रिकमेंडेशंस को नहीं मानेंगे, है ना। तो देखना रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे आगे पूरा मामला बढ़ता है। उसके अलावा जीएसटी कंपोजिशन आपको मैंने बता ही दिया। तो इसमें हमारे फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो रेवेन्यू और फाइनेंस के जो स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो भी इसके इंचार्ज होते हैं। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट से जो है उनके मेंबर भी यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स वगैरह के द्वारा। तो ये पूरा होता है इसका मामला। फंक्शन आपको मैंने इसके बता ही दिया क्या होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब चीज़ें जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही तय की जाती हैं। अगर जीएसटी देखिए, वैसे तो जीएसटी काउंसिल में वोटिंग होता नहीं, लेकिन वोटिंग का प्रावधान है। और उस वोट अगर वोटिंग होता है तो 1/3 जो वोट है वो सेंटर के पास होती है और 2/3 वोट जो है वो स्टेट्स के पास होती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि सारे के सारे फैसले जो है वो कंसेंसस से लिए जाएं, मतलब सभी के सभी उसके ऊपर अग्री होने चाहिए, है ना। वो जो है थोड़ा सा बस मामला यहाँ पे है, बाकी आप क्लियरली इसमें देख सकते हो। बाकी अगली जो न्यूज़ हमारे पास है वो है चाइल्ड राइट्स को लेके। क्योंकि देखिए सरकार ने पिछले साल क्या किया था, सरकार ने प्रपोजल किया था कि हम लोग मैरिज एज को 18 साल से करके वीमेन की, है ना, उसको 21 साल कर देंगे। क्योंकि देखिए मेल की तो पहले से ही 21 साल है, तो उन्होंने कहा हम दोनों को बराबर करेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जो वीमेन है उनकी जब मैरिजेबल एज इंक्रीज हो जाएगी तो उनको ज़्यादा एजुकेशन मिलेगा, राइट। पहली बात ये, ज़्यादा एजुकेशन मिलेगा, उनका जो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी, राइट। और जो बचपन में चाइल्ड मैरिज होती है उसको वो डिस्करेज होंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेंटर के द्वारा कही गई थी, बड़ी बड़ी बातें। इवन इलेक्शन रैली वगैरह हो रही थी, वहाँ पे भी सरकार ने बहुत कुछ बोला है। एनीवेज, लेकिन ये जो है बिल उस समय पास नहीं हुआ, तो बिल को हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया।
तो स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, दुनिया भर से मतलब इंडिया से बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इनवाइट करती है और उनसे जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करती है और उनसे रिकमेंडेशन भी मांगती है। तो इस समय वही प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस में बहुत सारी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि भैया नहीं, 18 एज बिल्कुल सही है और 18 से आप 21 मत करिए। इवन नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी ने भी यही कहा है कि आप उसकी एज को 18 ही रहने दीजिए, उसको 21 मत करिए। क्योंकि अगर आप 18 से 21 एज कर दोगे तो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं और बहुत सारे उनके जो पेरेंट्स हैं भैया आप उनको क्रिमिनल बना दोगे, क्योंकि एनीवे लोगों को वैसे भी शादी तो करनी ही करनी है। अब देखिए 2005 में हम लोगों ने जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया था, तो क्या उसके बाद चाइल्ड मैरिज बंद हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो जब कानून आप ऑलरेडी बना चुके हो जिससे चाइल्ड मैरिज रुक ही नहीं रहा है, आपको क्या लगता है अगर आप एज को 18 से 21 कर दोगे तो लोग अपनी लड़कियों की शादी करना बंद कर देंगे क्या? अभी भी इंडिया में जो है 20% से ज्यादा शादियां जो है वो चाइल्ड मैरिज हो रही हैं। और जब आप उसको 21 साल कर दोगे, मान लो अभी किसी की शादी 19 साल में होती है या 19.5 साल में होती है, 20 साल में होती है, 20.5 साल में होती है, तो वो लोग तो वैसे शादी करेंगे ही उसी एज में। जब लोग 14, 15, 16 साल की उम्र में कर रहे हैं जबकि कानून बना हुआ है, तो वो लोग तो फिर भी नहीं रुकने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, बहुत सारे पेरेंट्स और उनकी जो गर्ल्स हैं और मतलब जो भी शादी वगैरह उसमें इन्वॉल्व रहेंगे उनको क्रिमिनल बनाया जा सकता है क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है और ऐसा डेफिनेटली होगा भी, खासकर वो लड़कियां जो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके शादी करना चाहती हैं, है ना। तो अगर वो 19-20 साल में अपनी पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके शादी करती है तो उनको तो आपने क्रिमिनल बना दिया पहले से ही, है ना। तो ये जो है कुछ केसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रुप्स का ये कहना है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप रियल में चाहते हो कि लड़कियां लेट शादी करें तो उसके लिए आप कानून बनाने की बजाय उनको एक्सेस टू एजुकेशन दीजिए। अब मान लो किसी गांव में कहीं पे अगर सिर्फ 12वीं तक का स्कूल है तो डेफिनेटली वो लड़की सिर्फ 12वीं तक की ही एजुकेशन लेगा। अगर उसके गांव में उसके आसपास कोई कॉलेज होता तो डेफिनेटली उसको कॉलेज में एडमिशन ले लेती, वहां पे वो पढ़ाई करती तो उसकी एज जो है वो 21 साल से ज्यादा अपने आप ही हो जाती। अब भैया 12वीं तक का उसके गांव में स्कूल है तो 12वीं के बाद पेरेंट्स उसको दूसरे शहर में भेजना नहीं चाहते जो कि वहां से 8-10 किलोमीटर दूर होगा। और बहुत बार ये इंडिया में बहुत ज्यादा इंटीरियर एरियाज हैं जहां पे स्कूल 50-50 किलोमीटर तक भी नहीं है, तो वो गर्ल्स का फिर क्या रहेगा, तो उनको शादी कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे केस में होता है। कल्चरल वैल्यूज होती हैं हमारे यहाँ पे, ट्राइबल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उनको एजुकेशन का एक्सेस दीजिए। एजुकेशन का एक्सेस देने से बहुत सारी चीजें होंगी। एक तो उनका अवेयरनेस बढ़ेगा तो वो खुद ही अपोज करने लगेंगी और जॉब का पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। ज्यादा एजुकेशन मिलेंगी तो हो सकता है उनको जॉब भी मिलने के चांसेस रहें, जिसकी वजह से जो मैरिज एज है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। आपको कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है भैया। उसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट्स को चेक करिए। बहुत सारी गर्ल्स जो है 8वीं क्लास करने के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद जो है वो एडमिशन आगे फर्दर नहीं लेती हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं। तब ड्रॉप आउट्स को रोकिए और फ्री एजुकेशन दीजिए। 18 साल तक आप फ्री एजुकेशन दीजिए गर्ल्स को, दिक्कत ही नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर बोझ पड़ेगा नहीं, फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा नहीं, तो वो शादी का सोचेंगे नहीं। इंडिया में अभी बहुत सारे लोग इतने गरीब हैं कि वो लड़कियों की शादी 14-15 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका खर्चा कम होता है। वो लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते, खर्चा करना चाहते नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए। गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गरीबी है। तो ये सारी चीज अगर सरकार करेगी तो डेफिनेटली जो है अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। आपको अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के प्रपोजल वहां पे दिए गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने पर्सनल विचार जरूर बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एज 18 से 21 होनी चाहिए या फिर 18 ही रहनी चाहिए? आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि गर्ल्स की एज 18 है, बॉयज की एज तो ऑलरेडी 21 है। खैर, अगला जो न्यूज़ हमारे पास वो है आता है ब्रिक्स से आता है। और ब्रिक्स का मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में चल रहा है और BRICS है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन 5 कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस समय न्यू दिल्ली में हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमारे जो जयशंकर जी हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे कई बातें बोली हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि भैया जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को आ रही हैं, सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया में आ रही हैं। इन्फ्लेशन भैया ऑल टाइम हाई है, बताने की जरूरत नहीं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे पाम ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, चाहे वीट हो, भैया हर दिक्कत बहुत ज्यादा है ना। प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड जिंक, यहाँ पे ये चीज आपको नोटिस करने की जरूरत है। रशिया यूक्रेन की वजह से एल्यूमिनियम, निकल और जिंक इनका प्राइस इंक्रीज हो गया और इसके प्राइस इंक्रीज होने से क्लाइमेट चेंज के लिए जो हम लोग एफर्ट ले रहे थे उसमें दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सारे के सारे जो मेटल है ना वो सोलर पैनल बनाने में यूज होते हैं।
और जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होते हैं। तो भैया जब यही चीजें महंगी हो जाएंगी तो सोलर पैनल भी महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हम लोग प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना। वो समस्या यहाँ पे है। बाकी सस्टेनेबल एनर्जी वगैरह का वो तो दिक्कत है यार यहाँ पे है ही। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। मैंने अपने आपके लिए जो है अलग से स्लाइड डाल दिया है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। एक्चुअली आपको बताता चलूं कि ब्रिक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। इसमें ये सिर्फ मीटिंग होती है। इट इज बेस्ड ऑन द मीटिंग ऑल्सो, जस्ट लाइक आवर क्वाड। क्वाड इज ऑल्सो नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड में भी सिर्फ 4 लीडर आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। इसी तरह से ब्रिक्स के अंदर भी सिर्फ बातचीत होती है ना। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो फिर उसका प्रॉपर मैंडेट होता, है ना, उसका प्रॉपर जो है सेक्रेटरीट होता, उसका हर चीज प्रॉपर होती है। ऑर्गेनाइजेशन में उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कानून होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट एनुअल मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ द डिफरेंट 5 नेशंस। लेकिन ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। दुनिया का 40% पॉपुलेशन भैया वो ब्रिक्स इन 5 कंट्री के अंदर है, ऑब्वियसली, है ना। इंडिया है, चाइना तो होना ही है। उसके अलावा 30% जीडीपी दुनिया का जो है वो इन 5 कंट्री के अंदर है। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2009 में जो है रशिया में बेसिकली इसके बारे में इनिशियली बातचीत हुआ था, और 2010 में चाइना की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। लेकिन ब्रिक्स के एक अलग से बैंक भी है जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई के अंदर है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहीं नहीं है, लेकिन जिसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो शंघाई में है। क्योंकि इस समय जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं या आईएमएफ की बात करते हैं, तो अब एक तरह से ये कह सकते हो कि ये कंट्री इनको चैलेंज देना चाहती है। क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो डेवलप्ड कंट्री का डोमिनेंस रहता है। तो कोई भी पॉलिसी अगर वर्ल्ड ओवर ली जाती है इनके द्वारा, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज को के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिया जाता है। तो इंडिया चाइना ने ये सोचा कि हम लोग उनको चैलेंज करेंगे और हम अब अपना एक बैंक बनाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एनडीबी बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में हम लोगों ने कुछ जैसे कंटीजेंसी फंड होता है ना, वैसा भी हम लोगों ने रखा था, जिसे कहते हैं कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो इसमें हम लोगों ने $100 बिलियन का कोलैबोरेशन करना है। और अगर इन कंट्रीज में कुछ दिक्कत होती है तो डेफिनेटली हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। आपके जो स्टैंडर्ड नोट्स हैं, आपके जो स्टैटिक नोट्स आपने बना रखे हैं, जो ब्रिक्स वाले या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट किया है। दोस्तों अगला जो न्यूज आता है हमारा, वो आता है पेंगोंग ब्रिज को लेके। देखिए पेंगोंग सो जो लेक है, आपने फिल्मों वगैरह में सब खूब देखा होगा। 3 इडियट में जो एंड में आमिर खान वाला जो कैरेक्टर होता है, वो पेंगोंग सो के लेके ऊपर ही वो है ड्रोन उड़ा रहा होता है ना। वो आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में यूज होता है ये। तो पेंगोंग सो लेक की अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो पेंगोंग सो लेक देखिए ये रही, ये है हमारी पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक का 55-60% के लगभग हिस्सा वो जो है चाइना के अंडर में आता है। बाकी 40-45 हिस्सा जो है वो इंडिया के अंडर में आता है। मतलब ये है कि जो एलएसी होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो पेंगोंग सो लेक के बिल्कुल बीच में से जाती है, ठीक है, बीच में से जाती है। और इंडिया वाले जो है यहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, चाइना वाले यहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि गलवान वाला इशू हुआ था, तो अभी देखे चाइना के सोल्जर्स को मान लो यहाँ से यहाँ जाना है, तो उनको पूरा घूम के इस तरह से आना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, यार घूम के आने में बहुत दिक्कत होती है, लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज। तो उन्होंने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया। पहले उन्होंने एक ब्रिज बनाया था, लेकिन वो ब्रिज फाइनल नहीं था। एक ये छोटा वो छोटा ब्रिज था। उस ब्रिज को बनाया गया था बड़े ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी वहां पे एक वो बड़ा ब्रिज बना रहे हैं पेंगोंग सो के लेके ऊपर, जिसमें जो है उनके सोल्जर्स, उनके टैंक्स वगैरह और उनकी जो है जो भी सारी चीजें बेसिकली वो आप उस ब्रिज के थ्रू जो है इस पार से उस पार लेके जा सकते हो। तो बेसिकली चाइना जो है वो फ्यूचर के लिए तैयारियां कर रहा है अगर कोई दिक्कत आती है तो। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफी बार पूछा जाता है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा काराकोरम पास है। और यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये इंडिया का जो है नदन मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा कोल। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नदन मोस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इंदिरा कोल, जो कि इंडिया इसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करता है। अदरवाइज ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड पीओके एंड इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, है ना। तो गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, इधर वाला जो चीजें हो गई। ऊपर हमारा यहाँ पे जो है केटू हो गया, केटू जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन आवर ट्रांस हिमालय। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमाचल हिमालय, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है हिमालय के अंदर, इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है ओवरऑल। दोनों चीजों में फर्क होता है। ओवरऑल हाईएस्ट पीक
और हाईएस्ट पीक इन हिमालय, दोनों में फर्क है, राइट। माउंट एवरेस्ट मत बोलना कोई भी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वो इंडिया का नहीं है, नेपाल का है, वो वर्ल्ड्स का टॉलेस्ट है। हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, और इंडिया की जब टॉलेस्ट की बात आती है तो यहाँ पे दो आते हैं, इंडियाज टॉलेस्ट पीक इन हिमालय एंड इंडियाज ओवरऑल टॉलेस्ट पीक, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे कंफ्यूजन नहीं करना अपने आप को, खुद को, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए गलवान वैली का लोकेशन आप देख लीजिए। तो गलवान वैली जो है इस तरफ है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, इधर डैमचोक है, वो सारी सारी जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। यहाँ पे हमारा दौलत बेग ओल्डी जो हम लोगों ने यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट किया था, है ना, वो सारी सारी चीजें हैं। दिस इज आवर सियाचिन ग्लेशियर। तो दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर से हम लोग चाइना की हरकतों के ऊपर और पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर नजर रख सकते हैं, है ना, ये थोड़ा देख सकते हो। बाकी जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। देखिए, हाँ जी, अगला जो आर्टिकल हमारे पास आता है दोस्तों वो है पॉकेट ऑफ द होप, लिंकिंग नेचर एंड द ह्यूमैनिटी। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। बात करता है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के बारे में। वैसे तो कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके कुछ रूल्स चेंज किए हैं। पहले हमारे यहाँ पे ये रूल ये था कि 2030 तक सरकार कह रही थी कि 2030 तक हम लोग अपने यहाँ पे पेट्रोल के अंदर जो है वो 15% से लेके 20% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। लेकिन सरकार ने अभी ये रूल चेंज कर दिए। सरकार ने कहा यार 2030 बहुत ज्यादा दूर हो गया ना, हम क्या करते हैं इसको 2025 कर देते हैं, इसलिए सरकार ने रूल चेंज कर दिए। तो अभी नए रूल के तहत ये है, हमारा टारगेट अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो कि 2025 तक 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि पेट्रोल के साथ उसको जाके मिक्स कर देना है। दूसरी बात, एक और टारगेट हम लोगों ने रखा है कि 2030 तक 5% जो बायोफ्यूल है हम लोग डीजल के अंदर मिक्स करेंगे। तो 20% करेंगे पेट्रोल के अंदर मिक्स और 5% करेंगे डीजल के अंदर मिक्स बाय 2030। ये नया टारगेट आपको यहां पे याद कर लेना है, ठीक है। हालांकि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नया पॉलिसी नहीं है, बहुत सालों से सरकार इस पॉलिसी को यूज कर रही है। 2002 में हम लोगों ने पॉलिसी चलाई थी ईपीबी, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, जिसमें सरकार का टारगेट था कि 5% ब्लेंडिंग करेंगे। लेकिन उस समय तो चीजें इस तरह अच्छे से नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। तो 2013-2014 तक हम लोग सिर्फ 1.5% ब्लेंडिंग ही कर पाए। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर सरकार इतना फोकस क्यों कर रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि भैया जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग इतना सारा क्रूड ऑयल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे सरकार का जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हम लोग वो टैकल कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं हम लोग। इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी हमारी, तो जिससे बहुत सारी कंट्री ऐसी है खासकर मिडिल ईस्ट में जो कई बार हमें जो है धमकाना शुरू कर देती है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है बहुत सारी कंट्रीज को। तो एकदम थोड़ा हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं बेसिकली। वहां से जो पैसा बचेगा सोशल सेक्टर में खर्चा कर सकते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन पे खर्चा कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो सरकार को जो है हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचने वाला है भैया, सिर्फ 20% ब्लेंडिंग करने से, सोच के देखो। और ये इथेनॉल जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी एक्चुअली, क्योंकि देखिए जब आप क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल का यूज करते हो तो भैया बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह भी निकलती हैं। इथेनॉल उनके कंपैरिजन में काफी क्लीन होता है, क्योंकि इथेनॉल से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता। लेकिन इथेनॉल से जो है एनटीओ निकलता है। एनटीओ मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि काफी ग्रीन हाउस गैस है, ऑफ कोर्स काफी स्ट्रॉन्ग वाली है। लेकिन चलो कुछ तो फायदा है ना, तो बेनिफिट ज्यादा है नुकसान कम है। लेकिन नुकसान भी है थोड़ा बहुत। कैसे? देखिए पेट्रोल के कंपैरिजन में जो है इथेनॉल उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं है जितना पेट्रोल होता है। तो अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो इथेनॉल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो एफिशिएंसी हमारे व्हीकल्स की थोड़ी कम हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये, इथेनॉल हम लोग कहां से प्रोड्यूस करते हैं? इथेनॉल के चाहिए होता है हमें शुगर केन, हमें चाहिए होता है मेज, या जो है दूसरे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। अब शुगर केन की बात करें या मेज की बात करें, खासकर शुगर केन की बात करें, तो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पानी लगता है शुगर केन को प्रोड्यूस करने में। तो सीधी सी बात है, जब शुगर केन को प्रोड्यूस करने में इतना पानी खर्चा होगा तो एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में भी तो बहुत ज्यादा पानी खर्चा होगा। तो पानी का वेस्टेज यहाँ पे बहुत ज्यादा होने वाला है। तो एक चीज से एक चीज को बेनिफिट होगा, दूसरी चीज को हमें नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, जब इथेनॉल यूज करते हैं तो हमारे व्हीकल्स का जो इंजन होता है, जो मेटल वगैरह जो उसके अंदर चीजें यूज होती हैं, उनका कोरोजन होता है, जो कि पेट्रोल से नहीं होता है। मतलब जंग लग जाना, बेसिकली कोरोजन का मतलब ये होता है। तो जिससे उनकी एज कम हो जाती है हमारे इंजन वगैरह की, है ना। पहले अगर वो 10 साल में खराब होते थे तो फिर वो जो है 7-8 साल में खराब हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा,
एक व्हीकल्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हमारी कंट्री में जो है 70% से ज्यादा व्हीकल जो है वो टू व्हीलर्स हैं, और टू व्हीलर की जो कीमत है वो 5,000 से जो है 12,000 के बीच में बढ़ सकती है अगर आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि कंपनीज को उसी हिसाब से इंजन के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। तो इंजन महंगे हो जाएंगे, पूरा व्हीकल महंगा हो जाएगा। तो इससे हो सकता है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी जो है वो भी डाउन जा सकता है। और गरीब आदमी तो भैया 10-12, उसके लिए 5,000 10,000 रुपया बहुत मैटर करता है, तो वो बेचारा टू व्हीलर वैसे भी खरीद नहीं पाएगा। तो समस्या यहाँ पे ये भी हो सकती है। इंटरनेशनली इस समय ऐसा है कि ब्राजील और यूएसए के अंदर काफी ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। ब्राजील में तो बहुत ज्यादा की जाती है क्योंकि वहां पे शुगर केन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वहां पे बहुत सालों से हो रहा है। यूएसए के अंदर भी काफी ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है, वहां पे इंजन जो है वो भी काफी एडवांस है, और उनको फर्क नहीं पड़ता अमेरिका वालों को। यार उनके पास पैसा इतना है तो वो महंगा इंजन भी अफोर्ड कर सकते हैं, सरकार भी सब्सिडी दे सकती है। हमारी जैसी गरीब कंट्री में हम लोग सब्सिडी देंगे तो दूसरे सेक्टर के लिए पैसा कम हो जाता है, लोगों की परचेसिंग पावर उतनी है नहीं, हमसे ज्यादा परचेसिंग पावर तो बांग्लादेश की है, तो वो इवन ज्यादा खरीद सकते हैं हम लोगों से। तो समस्या बहुत सारी है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हो सकता है, कंपनसेशन हो सकता है। तो जो आदमी इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला इंजन खरीदेगा, व्हीकल को खरीदेगा, सरकार उसको कुछ कंपनसेट कर सकती है। वो जो कंपनी है जो इस इंजन को बनाएंगी, सरकार उनको भी थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकती है, टैक्स कट वगैरह दे सकती है ना, ताकि कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। उसके अलावा ज्यादा लैंड जो हम लोग यूज करेंगे शुगर केन वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए, वहां पे जो है सोलर एनर्जी का भी हम लोग साथ के साथ प्लांट लगा सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। और सोलर एनर्जी वगैरह का ज्यादा सरकार को यूज करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का भी साथ के साथ प्रमोशन चलता रहना चाहिए, वो नहीं बंद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह ये सब करने के बाद इवन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में हम लोग काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और आने वाले समय में तो भैया हाइड्रोजन से ही चलने वाला है सब कुछ, तो वो उसमें भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें बेसिकली साइड बाय साइड चलनी चाहिए, तभी तो जाके प्रॉपर सोल्यूशन निकल पाएगा ना। तो वो सारी चीजें हैं। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। पॉकेट ऑफ द होप लिंकिंग नेचर एंड द ह्यूमैनिटी। देखिए जो एरिक फॉल्ट जी हैं, एरिक फॉल्ट जी जो है वो भैया यूनेस्को के डायरेक्टर रह चुके हैं, और न्यू दिल्ली ऑफिस जो बेसिकली उनका जो है, तो काफी जानकारी है इनको एनवायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, और बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो भैया इतना बड़ा आदमी जब हमारे साथ अपनी विजडम शेयर करेगा, अपनी नॉलेज शेयर करेगा, तो हम कौन होते हैं उनको इग्नोर करने वाले। तो देखते हैं इनका क्या कहना है। तो यहां से एक सवाल लिखेंगे हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सारे बच्चों को लिखना है, और कहां पे आपको fcdoubts@prep.in, ठीक है, ये जो है आप यहां पे जाइए और अपने आंसर को सबमिट कीजिए। हम लोग आपके आंसर को इवैल्यूएट करेंगे, और इवैल्यूएट करके जो है आपको जो है रिप्लाई बैक करेंगे। तो आप अपने आंसर की इवैल्यूएशन भी लगातार करवा सकते हो, ठीक है। सबने लिखना है, क्वालिटी के ऊपर फोकस मत करो, अच्छा लिखेंगे बुरा लिखेंगे वो तो सवाल ही नहीं है। ऑफ कोर्स पहली बार लिख रहे हैं, शुरुआत है, तो गलतियां तो होंगी, तो ये तो मान के चलो कि हम लोग गंदा आंसर लिखेंगे। अब कंपटीशन ये है कि कितने ज्यादा बच्चे गंदा आंसर लिखते हैं, ठीक है। यू नीड टू राइट आंसर, गंदा अच्छा छोड़ दो उस चीज को, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, बट यू नीड टू सिट डाउन एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ हैबिचुअल फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है। तो जो मन के अंदर जो एक बैरियर होता है, जो हेजिटेशन होती है लिखने की, वो उसको निकालना है, दैट इज आवर टारगेट। क्वालिटी वालिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इसको लिखें और इसको सबमिट करवाएं, इवैल्यूएट करें, और फिर थोड़ा सा हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है हम लोग आज के एडिटोरियल से कवर कर सकते हैं। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बायोडायवर्सिटी, डिस्कस द थ्रेट्स मेनली कॉज्ड बाय द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। देखिए ये सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के थ्रेट के बारे में बात कर रहा है, नेचुरल थ्रेट के बारे में बात नहीं कर रहा है। पता लगे आप यहाँ पे साइक्लोन लिखने लगो, वो सब नहीं चलेगा। अर्थक्वेक लिखने लगो, वो सब नहीं चलेगा। सुनामी लिखने लगो, वो सब नहीं चलेगा। वो सब नेचुरल कॉज हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की बात करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का मतलब होता है मैन मेड, तो वो वाले थ्रेट लिखने हैं। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखेंगे, है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी। 250 वर्ड में मैंने इसलिए लिखा है, दिल खोल के लिखो, वर्ड लिमिट की चिंता मत करो। 250 छोड़ो, 350 में लिखो, चलेगा, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर है। सारे के सारे बच्चे जो है इसको जरूर लिखें। एनीवेज, तो क्या कह रहे हैं एरिक जी? एरिक जी कह रहे हैं कि देखो भैया, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बायोडाइवर्सिटी है तो हम हैं, हम भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा अपना, तो आपने पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। आपने पढ़ा है ना, अल्फा, बीटा और गामा। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। ये सब आपका कहाँ मिलेगा आपको? या तो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, या फिर आपको शंकर आईएएस में मिलेगा। अब जहां मन करे आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी को प्रेफर करो शुरुआत में।
तो इन सिटू जैसे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, वो भी इन सिटू होता है, नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, कंजर्वेटिव जो पार्क्स होते हैं, वो सब हमारा इन सिटू होता है। एक्स सिटू में जैसे आप बात करते हैं, जूस की बात कर सकते हो ना, जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, बायोलॉजिकल गार्डन्स होते हैं, और जो सीड बैंक्स वगैरह होते हैं, वो सब हमारे एक्स सिटू प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम लोग आउट ऑफ साइट जाके प्रिजर्व करते हैं। एनीवेज, तो क्या कहना है एरिक जी का कहना है कि भैया बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से। फिशेस हो गया हमारे, जो सीरियल्स हो गए, वीट, राइस, है ना, वो सब हमें प्रोवाइड करता है। फ्यूल वुड हमें प्रोवाइड करता है, कॉटन प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है। उसके अलावा रेगुलेटरी सर्विसेज भी होती हैं भैया। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल होता है ना। ऑक्सीजन लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज होता है। मरीन जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं बायोडाइवर्सिटी हमें देता है। इवन जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, और उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी हमारा बायोडाइवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी हमें बायोडाइवर्सिटी देता है, जैसे टूरिज्म सर्विसेज बायोडाइवर्सिटी से हमें मिलता है ना। उसके अलावा जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं उनके रहने के लिए शेल्टर वगैरह वो सब प्रोवाइड कराता है। एंथ्रोपोजेनिक वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, और फूड वेब को मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा तो फूड वेब कैसे होगा, वो सारी समस्याएं हैं। और सोशल साइंटिफिक स्टडी के लिए भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड कराता है हम लोगों को। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हम लोग करते हैं, नई नई दवाइयाँ बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ करके। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें बायोडाइवर्सिटी बेसिकली देता है ना। हमारी वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी बायोडाइवर्सिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो देख, बायोडाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट को हम लोग डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन बात यहाँ पे इसको बहुत सारे थ्रेट भी हैं। क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं? जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम लोग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, पोल्यूशन हो गया जी, अर्बनाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वेजिव स्पीसीज हो गया, वो सब हमारे इसके थ्रेट हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है? इन्वेजन का मतलब क्या होता है? इन्वेजन का मतलब होता है जब एक, जैसे अभी रशिया की बात करते हैं, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसने इसको इन्वेजन किया, इन्वेड किया है। 2014 में रशिया ने जो है उसको जो है इन्वेड किया था, जो है यूक्रेन की टेरिटरी को इन्वेड किया था, है ना। तो ये इन्वेजन होता है जब कोई आउटसाइड जो है आपके ऊपर अटैक करता है, बेसिकली आपके ऊपर अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो इसी तरह से कुछ ऐसे स्पीसीज हो सकते हैं जो कि इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, जो कि आपके लोकल क्लाइमेट के अंदर, आपके लोकल इकोसिस्टम के अंदर पहले से थे नहीं, उनको हम लोग बाहर से लेके आए हैं। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, यूकेलिप्टस ट्री। तो यूकेलिप्टस ट्री एक्चुअली इंडिया का ट्री नहीं है, ये जो है कहां से आया था? ऑस्ट्रेलिया से आया था, तस्मानिया से आया था। लेकिन जब वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर आया तो हमारी जो लोकल वेजिटेशन थी उसने उसके साथ compete किया और उनको नेगेटिवली जो है उसको नुकसान पहुंचाया। तो इन्हें कहा जाता है इन्वेजिव स्पीसी। तो आज के समय में इन्वेजिव स्पीसी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बायोडाइवर्सिटी वगैरह को लेके, है ना। तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो। सोल्यूशन क्या है? देखिए, नॉर्मल से सोल्यूशन इन्होंने बताया है। क्लीन एनर्जी, हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, है ना, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्दी हैबिटाट्स होना चाहिए, वो सारी सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अब तक हम लोगों ने स्टेप के लिए, तो इन्होंने कहा है, एरिक जी कह रहे हैं, देखो अभी ना उम्मीद बची हुई है, उम्मीद की किरण अभी है, डोंट वरी। इवन ह्यूमैनिटी ने इस चीज़ को रियलाइज किया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। और 1970 मतलब 50 साल हो गए हैं कि हम लोग स्टेप ले रहे हैं और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा एरिक जी का कहना है। तो 71 में जो है यूनेस्को ने प्रोग्राम चलाया था, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व वाला, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही लैंडमार्क एक प्रोग्राम माना जाता है। इसमें क्या करते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम लोग सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट नहीं करते। देखो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट तो करना ही है, नो डाउट, बट वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हम लोग जो वहां की लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पज ही यही है, दैट वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड बिटवीन वाइल्ड लाइफ, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट द स्पीसी, ऑल काइंड ऑफ स्पीसी ऑल्सो। तो जो लोकल वहां पे लोग रहते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज के बिना वैसे भी नेचर को प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे। तो दैट इज द पर्पज ऑफ बायोस्फीयर। तो ह्यूमन लाइफ जो है उनको नेचर के साथ रहना है विद गुड हार्मनी, ये पर्पस होता है इसका। और बायोस्फीयर जो ये प्रोग्राम चलाया था इन्होंने, ये क्या करते हैं इंटरनेशनली कुछ एरियाज को, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे कोस्ट पे हो या ओशियन के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको नहीं लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो लैंड पे होता है। बायोस्फीयर रिजर्व आपके लैंड पे भी हो सकते हैं,
कोस्टल एरियाज में भी हो सकते हैं और ओशंस के अंदर भी हो सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ह्यूमन को और नेचर को परफेक्ट तरीके से ब्लेंड करना है, जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और नेचुरल कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत अभी तक साउथ एशिया के अंदर 30 बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि एक अच्छी संख्या है, लेकिन इसको और फ्यूचर में बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था श्रीलंका के अंदर, जिसका नाम है हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व, 1977 के अंदर किया गया था। इंडिया में जो सबसे पहला साइट थी वो थी कौन सी, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला इनकी बाउंड्री पे पड़ता है। ये किया गया था कब, 2000 में किया गया था। आज के समय में इंडिया में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा भूटान, इंडिया, नेपाल में भैया दुनिया भर के ग्लेशियर्स हैं, दुनिया भर की लेक्स हैं, अल्पाइन इकोसिस्टम है, तो ये काफी सेंसिटिव जोन है और रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन 2018 में इंडिया में कंचनजुंगा को भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। इंडिया में कंचनजुंगा एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि कल्चरल और नेचुरल दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खूब सारी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बहुत सारी बातें बोली है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया, खासकर बांग्लादेश, इंडिया और मालदीव की इन्होंने जब बात किया, श्रीलंका की, इन्होंने कहा कि इनकी एक एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन भी है और यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना और ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ कमियां हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर तो ठीक है, ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे और ज्यादा बायोस्फीयर डिक्लेयर करने की पोटेंशियल है, तो और ज्यादा एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। फाइनेंशियल हेल्प जो है इनको देने की जरूरत है, क्योंकि इतनी भैया गरीब कंट्री है, तो इनको फाइनेंस की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना। तो रिच जो नेशन है इनको हेल्प कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। देखिए यूजुअली क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर ऐसे सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां इन्वेस्ट करता है जहां उसको प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे उसको प्रॉफिट है नहीं, लेकिन एनकरेज करना चाहिए, है ना, वो सब हो सकता है। पॉलिटिकल विल है, मतलब पॉलिटिकल विल है, लेकिन टेक्निकल नो हाउ नहीं है, किस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए। तो जो बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिसेस है ना, उसको आप इंप्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हो, वो सारी सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो हम लोगों ने खुद ही डाला है, आपके लिए अलग से डाला हुआ है, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल जो ट्राइब्स हैं, है ना, जो रूरल मॉडल्स हैं जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, उनको जो है यहाँ पे किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो डेफिनेटली। और जो है आप इसमें क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे अभी भी बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे मालदीव वगैरह में अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी तक वो पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी कंट्री को भी इन्वॉल्व करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताता चलो कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, हालांकि यूनेस्को इसको डिक्लेयर करता है, लेकिन यूनेस्को इसको रेगुलेट नहीं करता है। जो लोकल सरकारें होती हैं, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती हैं, सोवरेन पावर्स होती हैं, वो ही उसको रेगुलेट करती हैं। तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, देखो नीलगिरी सबसे पहले वाला है, शेषाचलम है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, देखो गल्फ ऑफ मन्नार को ध्यान से देखो। गल्फ ऑफ मन्नार लैंड को एक कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके अंदर सम पार्ट ऑफ लैंड एंड सम पार्ट ऑफ ओशन, तो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेट निकोबार आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप जाओगे तो मानस है, नोकरेक है, कंचनजुंगा देखिए बिल्कुल लेटेस्ट डिक्लेयर किया गया था, दिब्रू, सिकोहा, दिहांग, दिबांग, है ना, 18 हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे कि यूनेस्को के अंदर यूनेस्को ने एक और प्रोग्राम चला रखा है जिसे कहते हैं मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। उनका नाम अगर आप बता दो तो मजा आएगा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर बताता चलो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर 3 एरिया होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे सेंटर का जो होता है ये होता है कोर एरिया, जो कि हाईली प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। आप सिर्फ कुछ खास रिसर्च पर्पज के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। फिर आता है हमारा, इसके बाद बफर जोन आता है। बफर जोन में बहुत सारी एक्टिविटी अलाउड होती है। बफर जोन के अंदर आप होटल वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, आप वाइल्ड लाइफ सफारी वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में भैया सब कुछ अलाउड होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, गांव में होते हैं ना, तो गांव बने होते हैं प्रॉपर तरीके से, खेत होते हैं लोगों के, आप ग्रेजिंग भी कर सकते हो ठीक ठाक। तो वो सारा ट्रांजिशन जोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहता है, आप क्लियरली उसको यहाँ पे जाके देख सकते हो। यूजुअली क्या होता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया होता है ना, टाइगर रिजर्व होता है, जो कि हाईली प्रोटेक्टेड होता है यूजुअली, है ना। हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में होता है। तो थोड़ा बहुत आप चीज़ें को पढ़ सकते हो। बाकी ओबीसी रिजर्वेशन वाला जो महाराष्ट्र वाला टॉपिक है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि वो जो है मराठाओं को ओबीसी के अंदर इंक्लूड करे।
उनका कहना था कि मराठा जो है वो बैकवर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट पास होना चाहिए, कभी जब तभी किसी कम्युनिटी को ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब ये महाराष्ट्र ने ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? पहले तो प्रॉपर कमीशन बनाइए, वो कमीशन जब स्टडी करेगा, ठीक है, और वो रिकमेंडेशन करेगा, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि उसको ओबीसी डिक्लेयर किया जाए या नहीं डिक्लेयर किया जाए। तीसरी बात ये रहती है कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि टोटल जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीन चीजें उन्होंने कही हैं। पहला, कमीशन बनाइए। दूसरा, कमीशन जो है वो एम्पिरिकल स्टडी करेगा कि वो एक्चुअली में बैकवर्ड है कि नहीं। दो चीजें हो गई, कमीशन बनाना, कमीशन का स्टडी करना। तीसरा होता है 50% की जो लक्ष्मण रेखा होती है। इन तीन चीज जब टेस्ट पास होते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट जो है अलाउ करता है किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दें कि ना दें। तो महाराष्ट्र ने अभी तक ये जो है एम्पिरिकल स्टडी नहीं करवाया था। अभी महाराष्ट्र का कहना है कि हम लोग जून जुलाई तक उसको कर सकते हैं। तो देखना रहेगा फ्यूचर में जो है इस वक्त पूरा क्या मामला बनता है। तो दोस्तों आज के लिए यही था, और आज कुछ खास है नहीं। आज नंबर ऑफ आर्टिकल थोड़े कम ही थे, बट एनीवेज हम लोगों ने सब कवर कर लिया अपनी तरफ से। और आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देख सकते हो, हम लोग क्या इंक्लूड और कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एमसीक्यूज वगैरह हम लोग आगे से रेगुलरली डालेंगे। आज हम लोगों ने क्योंकि मेंस का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसलिए आज मैंने एमसीक्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में और एमसीक्यूज हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। बट एनीवेज आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।